हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक बहुत शानदार वीडियो के अंदर। और जैसा कि आप कमेंट बॉक्स में पूछ रहे थे कि सालासर के ऊपर वीडियो बनाओ, तो आज का वीडियो सालासर स्टॉक के ऊपर ही होने वाले हैं। आज अपन बात करने वाले हैं सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड स्टॉक के बारे में। जब इसको 4:1 का बोनस मिला था, उसके बाद में मैंने एक भी वीडियो नहीं बनाया इसके ऊपर। तो रीज़न यही है वीडियो बनाने का, इसके अपन फंडामेंटल तो ऑलरेडी पहले एनालाइज कर चुके हैं। आज और थोड़े बहुत से कर लेंगे भले ही, लेकिन आज हमारा मेन फोकस इस स्टॉक के टेक्निकल पे होगा कि आने वाले टाइम में ये स्टॉक कैसा परफॉर्म करने वाला है, इसके टेक्निकल कैसे चल रहे हैं, लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये स्टॉक कैसा है, और शॉर्ट टर्म अगर आप करंट टाइम में एंट्री करना चाहते हैं तो कैसी क्या सिचुएशन बन रही है। सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप आगे समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए 22.70 के ऊपर स्टॉक की प्राइस चल रही है और इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट से रिलेटेड इसका सेक्टर है। थोड़े बहुत से और फंडामेंटल की ओर बात कर लेते हैं, इसके बाद में अपन टेक्निकल के ऊपर बढ़ेंगे। मार्केट कैप यहाँ पे चल रहा है 3,583 करोड़ का। इसके बाद में अपन बात करते हैं इसकी फेस वैल्यू की। अच्छा, फेस वैल्यू किसको बोलते हैं? फेस वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है उतना अपने लिए अच्छा होता है। और किसी भी स्टॉक की फेस वैल्यू में ये बताती है कि अब स्टॉक कितना और स्प्लिट कर सकता है। इसकी फेस वैल्यू 1 के ऊपर चल रही है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो करंट प्राइस है इससे कम की प्राइस में और ये स्प्लिट नहीं कर सकता है। सिंपल मतलब यही है। और फेस वैल्यू का मतलब ये है, और फेस वैल्यू अगर 10 के ऊपर चल रही होती है तो वो 10:1 के अंदर बोनस दे सकता है या फिर 1:10 के अंदर स्प्लिट कर सकता है। ये तो बात हो गई फेस वैल्यू की। अब बात कर लेते हैं डेब्ट टू इक्विटी की। डेब्ट टू इक्विटी हमें ये बताती है कि स्टॉक के ऊपर कर्जा कितना चल रहा है। इसकी अगर डेब्ट टू इक्विटी की बात करूँ तो 0.83 है, और डेब्ट टू इक्विटी जितनी कम होती है उतना अच्छा होता है। तो यहाँ पे 0.83 तो ज़्यादा कर्जा नहीं है इसके ऊपर। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात कर लेते हैं अगली। तो अगली प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो वो है 8.60 के ऊपर। और प्राइस टू बुक वैल्यू जो है बेसिकली जितनी कम होगी उतना अपने लिए अच्छा होगा। प्राइस टू बुक वैल्यू जितनी कम होगी उतना अच्छा है, और डेब्ट टू इक्विटी भी जितनी कम होगी उतना अच्छा है। तो यहाँ पे 8.60 के ऊपर प्राइस टू बुक वैल्यू चल रही है। अगला अपन बात कर लेते हैं बुक वैल्यू की। तो इस स्टॉक की जो बुक वैल्यू चल रही है वो 2.64 के ऊपर चल रही है। अच्छा, बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है इसको अपन एक बार समझ लेते हैं। तो अगर सपोज कीजिए किसी स्टॉक की प्राइस 100 रुपये चल रही है और बुक वैल्यू चल रही है 75 रुपये, तो उस कंडीशन के अंदर स्टॉक अगर नीचे गिरता भी है तो भी आपको उस कंपनी के 75 रुपये तो मिल ही जाएंगे, तो उसी को ही बुक वैल्यू बोलते हैं। तो इस कंडीशन के अंदर इस स्टॉक की करंट प्राइस 22 के ऊपर चल रही है और बुक वैल्यू जो चल रही है 2.64 के ऊपर है। तो इन फ्यूचर के अंदर कभी स्टॉक नीचे गिरता है या कि कोई भी रीज़न हो जाता है जिसकी वजह से स्टॉक नीचे आता है, तो आपको उस स्टॉक के 2.64 रुपये तो उस स्टॉक के मिलेंगे ही मिलेंगे। तो यही बुक वैल्यू होती है। अगला अपन बात कर लेते हैं इसके करंट रेशियो की। तो करंट रेशियो जो चल रहा है 1.39 के ऊपर चल रहा है। करंट रेशियो का एक फॉर्मूला है कि करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी, और करंट रेशियो बेसिकली 2 के आसपास होता है तो वो अच्छा समझा जाता है। तो इसका 1.39 है, तो ये बहुत ही अच्छा करंट रेशियो है। अगले पॉइंट की बात करूँ तो वो है दोस्तों ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट किसे बोलते हैं और नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो नेट प्रॉफिट किसे बोलते हैं, तो उसको अपन एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं ऑपरेटिंग की अगर मैं बात करूं तो जो कंपनी के डायरेक्ट एक्सपेंस हो रहे हैं, उन डायरेक्ट एक्सपेंस को कंपनी की सेल्स से अपन जब डिडक्ट कर लेते हैं तो हमारा जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आ जाता है। और उसके बाद में जो नेट प्रॉफिट है, कंपनी के जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो रहे हैं, उन इनडायरेक्ट एक्सपेंस को जब अपन कंपनी की टोटल सेल्स से डिडक्ट कर लेते हैं या फिर माइनस कर देते हैं तो हमारा जो है नेट प्रॉफिट निकल के आ जाता है। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं कैसा क्या चल रहा है और इसको निकालते कैसे वो मैंने आपको बता दिया है। ये तो बात हो गई अपने इसकी। अगला अपन बात कर लेते हैं डिविडेंड पे आउट की। डिविडेंड पे आउट की अगर मैं बात करूँ तो जो इस कंपनी का जो डिविडेंड पे आउट चल रहा है 7.86 के ऊपर चल रहा है। अच्छा, डिविडेंड पे आउट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि कंपनी जो है अपनी अर्निंग का कितना प्रतिशत जो है शेयर होल्डर है उनको डिविडेंड के रूप में दे रही है। तो इसके अंदर अपनी इस कंपनी का जितना भी अर्निंग हो रही है उसकी अर्निंग का 7.86% जो है जो कंपनी है डिविडेंड के रूप में अपने शेयर होल्डर को दे। तो ये अच्छी बात है इस कंपनी के, और डिविडेंड पे आउट जितना ज़्यादा होता है उतना अच्छा समझा जाता है। अगले पॉइंट की अगर बात करूँ तो वो है दोस्तों क्विक रेशियो, और क्विक रेशियो इस कंपनी का 0.86 के ऊपर चल रहा है। अच्छा, क्विक रेशियो जो है बेसिकली 1 के आसपास होता है तो बहुत अच्छा समझा जाता है। इस कंपनी का 0.86 है, तो ये भी बहुत ही अच्छा है। क्विक रेशियो का एक फॉर्मूला है, वो है दोस्तों कि करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री अपॉन करंट लाइबिलिटी। यानी कि करंट के एसेट को अगर अपन इन्वेंट्री से माइनस कर लेते हैं और उसके बाद में उसको करंट की लाइबिलिटी से डिवाइड कर लेते हैं तो हमारा क्विक रेशियो निकल के आ जाता है।
अगला पॉइंट की बात करूँ तो वो है इंडस्ट्रियल पीबीवी की। तो इंडस्ट्रियल पीबीवी की अगर बात करूँ तो जो इंडस्ट्रियल का पीबीवी है वो कंपनी के पीबीवी से बेसिकली ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे एक बार इंडस्ट्रियल का पीबीवी कितना है वो देख लेते हैं। इंडस्ट्रियल का पीबीवी जो है 2.72 के ऊपर चल रहा है। तो कंपनी या स्टॉक का पीबीवी मैंने आपको बता ही दिया कि 8.60 के ऊपर चल रहा है। तो ये अपने लिए एक नेगेटिव बात है कि स्टॉक का पीबीवी ज़्यादा है और कंपनी का जो पीबीवी सेक्टर का पीबीवी है या फिर इंडस्ट्री का पीबीवी है वो कम चल रहा है। अच्छा, इंडस्ट्री का पीबीवी ज़्यादा क्यों होना चाहिए और कि इसका रीज़न ये है कि इंडस्ट्री का पीबीवी ज़्यादा होगा और इस कंपनी का पीबीवी अगर कम होगा तो इसका मतलब ये समझा जाता है कि जो इस इंडस्ट्री का जो पीबीवी चल रहा है, इस इंडस्ट्री के अंदर जो भी कंपनियां काम कर रही है उनकी जो वैल्यू है वो इस कंपनी के कंपैरिजन में ज़्यादा है। इसकी वजह से ये कंपनी सस्ती मिल रही है आपको इस करंट टाइम के अंदर। तो यहाँ पे इसका उल्टा हो रहा है। यहाँ पे स्टॉक का पीबीवी तो 8 के ऊपर चल रहा है, इंडस्ट्री का पीबीवी 2 के ऊपर चल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इंडस्ट्री की जो कंपनियाँ इस कंपनी के कंपेरिजन में सस्ती मिल रही है, तो आप इसकी बजाय उसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। तो यही मतलब होता है। तो ये अपने लिए एक नेगेटिव बात है इस कंपनी के लिए। अच्छा, इंडस्ट्री के पीई की बात कर लेते हैं। पी का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग रेशो, और बेसिकली ये जो होता है इसको भी स्टॉक के पीई के साथ में कंपेयर करना होता है अपन को। तो एक बार इंडस्ट्री का पीई कितना चल रहा है और स्टॉक का पीई कितना चल रहा है देख लेते हैं। स्टॉक का पीई जो चल रहा है 70 के ऊपर चल रहा है। और अगला मैं बात करूँ इंडस्ट्री के पीई की, तो इंडस्ट्री का पीई 24 के ऊपर चल रहा है। तो ये भी अपने लिए एक नेगेटिव है। बेसिकली स्टॉक का पीई जो होता है इंडस्ट्री के पीई से कम होना चाहिए, तो तभी हमें ये अच्छा माना जाएगा। और 20 के आसपास अगर स्टॉक का पीई चल रहा है तो वो बहुत अच्छा है, लेकिन इंडस्ट्री का पीई 20 से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये अपने लिए एक नेगेटिव बात है। और लास्ट में अपन समझ लेते हैं कि प्रमोटर की होल्डिंग 50 से ऊपर होनी चाहिए प्रमोटर की होल्डिंग, और यहाँ 63 चल रही, तो ये अपने लिए एक पॉजिटिव बात है। बेसिकली यहाँ पे पी रेशो, प्राइस टू अर्निंग रेशो और प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो दोनों हमने नेगेटिव आए हैं, तो इसको अपन एक नेगेटिव पॉइंट कंसीडर करेंगे। अच्छा, ये तो अपन ने इसके फंडामेंटल की बात कर ली। अब अपन इसके टेक्निकल की ओर बढ़ जाते हैं, क्योंकि अपन ने फंडामेंटल इसके ऑलरेडी बहुत पहले ही एनालाइज कर लिए थे और अभी और डिटेल में कर लिए हैं। तो टेक्निकल की अगर मैं बात करूँ तो मनी कंट्रोल के द्वारा इसके ऊपर वेरी बुलिश ट्रेंड बताया जा रहा है वीकली डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर भी बुलिश ट्रेंड है, और मंथली टाइम फ्रेम की बात करूँ तो उसके ऊपर भी वेरी बुलिश ट्रेंड बताया जा रहा है। तो करंट टाइम के अंदर ये स्टॉक 2 पॉइंट के ये नेगेटिव आने की वजह से अपन पूरे स्टॉक को नेगेटिव नहीं कंसीडर कर सकते। दूसरे बहुत सारे पॉइंट अपन देखे और वो पॉजिटिव ही बताए गए थे। तो यहाँ पे ये इसका चल रहा है। इसके जो मनी कंट्रोल के जो ये बता रखे अपन को ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट, उनको एक बार देख लेते हैं। तो करंट टाइम में जो स्टॉक की प्राइस चल रही है वो 22.70 के ऊपर चल रही है। मनी कंट्रोल के द्वारा जो रेजिस्टेंस सपोर्ट बता रखे हैं उनको एक बार मैं बता देता हूँ। सबसे पहला रेजिस्टेंस मनी कंट्रोल ने 23 के ऊपर बता रखा है, और इस स्टॉक का आपको 22.45 पे स्टॉप लॉस लगाना है अगर करंट टाइम में एंट्री करते। तो 23.30 पे सेकंड रेजिस्टेंस है और 22.20 पे सेकंड वाला सपोर्ट है, और 23.55 पे थर्ड वाला रेजिस्टेंस है आपका, और 21.90 का उसका आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। तो ये तो हो गई मनी कंट्रोल के द्वारा रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताए गए उनकी बात। अच्छा, अब अपन चार्ट के ऊपर एनालाइज कर लेते हैं कि चार्ट के ऊपर क्या इंडिकेशन मिल रहे हैं और क्या रेजिस्टेंस और सपोर्ट बनते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको एक दिख भी रहा होगा, डी लिख रहा होगा, इसका मतलब होता है डिविडेंड। तो इस कंपनी ने डिविडेंड दिया था 15 सितंबर 2023 को, और 0.10 पैसे का। इसके बाद में इसका एक बोनस भी हुआ था। बोनस की वजह से स्टॉक की प्राइस नीचे आई थी। 4:1 का इसने बोनस दिया था 1 फरवरी 2024 को। ये बोनस मुझे भी मिला था, और मुझे भी इस स्टॉक के बदले, एक स्टॉक के बदले 4 स्टॉक मेरे को मिले थे। 110 के आसपास इसकी प्राइस चल रही थी, मैंने 92 पे इसको बाय किया था, और 110 से 120 के आसपास मैंने जब इसको बोनस मिला था तब 120-30 उसकी प्राइस चल रही थी। ये स्टॉक 32 तक गया था, 33 तक। उसके बाद में स्टॉक अब नीचे आना स्टार्ट हो गया और अब कंसोलिडेट कर रहा है। अब कैसी क्या सिचुएशन बन रही है उसको अपन एक बार एनालाइज कर लेते हैं, इसके बाद में बात की चीज़ें देखेंगे। यहाँ पे देखिए जो MACD चल रहा है, MACD जो है बेसिकली नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस कर दिया, तो यह हमें एक पॉजिटिव साइन बताता है। वॉल्यूम अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम जो है लगातार ग्रीन कैंडल का बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब बुलिश ट्रेंड है। और इसके बाद में बुलिंगर बैंड अगर आप देखेंगे तो रेजिस्टेंस लाइन के आसपास बुलिंगर बैंड चल रहा है। मूविंग एवरेज अलग अलग जो है सब अपन को पॉजिटिव साइन देते हुए नज़र आ रहे हैं।
सिर्फ ये 88 मूविंग एवरेज है, ये भी पॉजिटिव दे रहा है और दूसरे सारे पॉजिटिव दे रहे हैं। और यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा कि ये वाला जो मूविंग एवरेज है 44 वो 21 को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करता हुआ दिख रहा है, तो इसका ये पॉजिटिव साइन होता है। ये अपन ने समझ लिए इसके सब। अब अपन अपने हिसाब से इसके रेजिस्टेंस और सपोर्ट को ड्रॉ कर लेते हैं ताकि अपने को कुछ भी कंफ्यूजन नहीं रहे इसके बारे में। तो यहाँ पे देखिए ये इस जगह 18 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग सा सपोर्ट बनता हुआ नज़र आ रहा है और उसके बाद में एक और जो सपोर्ट बन रहा है वो कुछ 20 के आसपास बनता हुआ नज़र आ रहा है। करंट टाइम में अगर आप एंट्री करने की सोच भी रहे हैं तो एक बार और एक जगह पे और स्टॉप लॉस लगता हुआ नज़र आ रहा है, जो करंट प्राइस चल रही है इस प्राइस के आसपास पे। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सा सपोर्ट बनता हुआ नज़र आ रहा है। ये सपोर्ट अगर नीचे की तरफ ब्रेक नहीं होता है और स्टॉक अगर कंटिन्यू रहता है तो जो नेक्स्ट इसका टारगेट है वो रहने वाला है आपका 24 रुपये का और उसके बाद वाला जो टारगेट आपका रहेगा 27 रुपये का। तो जैसा कि अपन ने टेक्निकल भी देखे मनी कंट्रोल के ऊपर, तो वो बुलिश साइन देते हुए नज़र आ रहे थे। तो करंट टाइम में स्टॉक के अंदर बुलिशनेस बनी हुई है। तो आज का जो मार्केट होगा मुझे ऐसा लग रहा है इसको ब्रेक नहीं करेगा और ऊपर ही जाता हुआ दिखेगा। और अगर इसको ब्रेक कर दिया तो स्टॉक की प्राइस सीधे 20 रुपये के आसपास आएगी। बीच में कोई भी सपोर्ट बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। लॉन्ग टर्म के ऊपर मैंने मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर चार्ट को ओपन कर लिया है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर ये जो है 14 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सा रेजिस्टेंस बनता हुआ सपोर्ट बनता हुआ नज़र आ रहा है। ये सपोर्ट तक तो स्टॉक शायद ही आएगा, लेकिन करंट टाइम में इसी रेंज के अंदर स्प्लिट कर रहा है। बोनस मिला हुआ है स्टॉक को, इसकी वजह से इसका चार्ट इतना सही से नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन करंट टाइम में सिचुएशन तो ऐसी बन रही है कि स्टॉक अब ऊपर जाने की तैयारी में है। अच्छा, ये एक रेजिस्टेंस बनता हुआ नज़र आ रहा है, इसको मैं एक बार ड्रॉ कर देता हूँ। तो चलिए इस जगह पे ये वाला रेजिस्टेंस है, इसको मैंने ड्रॉ कर दिया है। और करंट टाइम में ऐसी सिचुएशन बनी हुई है कि अगर ये वाला जो चार्ट है, ये वाली जो कैंडल है, आज के दिन आप थोड़ा सा रुक जाइए, इस वाले जो रेजिस्टेंस लाइन मैंने बनाई है अगर इसको ब्रेक कर देती है आज कैंडल, ये वाला इसको मैं ड्रॉ भी कर देता हूँ एक बार, कि अगर कैंडल इसको ऊपर की तरफ बढ़ते हुए अगर इस वाले जो मैंने रेजिस्टेंस लाइन बनाई इसको ब्रेक करके ऊपर निकल जाती है तो फिर आपको बहुत अच्छे वाले रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ऊपर का टारगेट आपको इस 28 रुपये के आसपास बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। लेकिन करंट टाइम में एक रेजिस्टेंस लाइन बन रही है, इसको ब्रेक होने दीजिए। अगर इसको ब्रेक नहीं कर पाए और स्टॉक अगर नीचे गया तो नीचे का टारगेट इसका आपको मैं बता दूँ 20 रुपये के आसपास स्टॉक फिर से आने की कोशिश करेगा। उस टाइम पे आप अगर अभी करंट टाइम में बताऊं तो करंट टाइम में आप एंट्री अगर करने की सोच रहे हैं तो एक बार इसको ब्रेक करने दीजिए। जो मैंने रेजिस्टेंस लाइन बनाई इसको ब्रेक नहीं करके अगर ये नीचे वाला सपोर्ट लाइन बनाई इसको ब्रेक करके नीचे आ जाती है तो आप इसको 20 के आसपास आने दीजिए और अपने आधे कैपिटल का इस जगह पे इन्वेस्ट कर दीजिए। और यहाँ पे भी अगर स्टॉक नहीं दिखता है और नीचे आता है तो 18 के ऊपर आप सेकंड एंट्री ले सकते हैं बचे हुए कैपिटल की। उसके बाद में स्टॉक ऊपर जाएगा और आपको बहुत अच्छे खासे रिटर्न देखने को मिलेंगे। तो करंट टाइम में इस स्टॉक को 1-2 दिन और कंसोलिडेट करने दीजिए। हो सकता है या इसी रेंज के अंदर करे या फिर इसको ब्रेक करके निकल जाए या फिर इसको ब्रेक करके निकल जाए। अगर इस वाले सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे आता है तो 20 के ऊपर एंट्री लेने और इसको ब्रेक करके ऊपर निकलता है तो यहाँ पे जब नई की एंट्री बन जाती है 24 के आसपास आप अपनी एंट्री बना सकते हैं 23.5-24 के आसपास। तो मैं आशा करता हूँ आपको इसके बारे में अब डाउट नहीं रहा होगा, कहाँ पे एंट्री करनी कहाँ एग्जिट करना है कुछ भी डाउट नहीं रहा होगा। अच्छा, जिन्होंने एंट्री कर रखी है जिनको लॉस हो रहा है तो आप होल्ड करके रखिए। लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करेगा। मेरे पास खुद के पास इस कंपनी के स्टॉक पड़े, कम से कम 5-10 हज़ार के स्टॉक मैंने बाई कर रखे और जब बोनस मिला था उससे पहले बाई कर लिए थे और मेरे को बोनस मिला था, मैंने खुद ने एंट्री रख रखी है इसके अंदर। आप भी बना के रख सकते हैं। इसके बारे में आशा करता हूँ आपके कोई भी डाउट नहीं रहे होंगे। डाउट रहे होंगे तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।